अच्छे से पढ़ा। मैम सॉइल पॉल्यूशन भी था ना, सॉइल पॉल्यूशन, वेरी गुड, उसका भी पढ़ा था मैम। अपशिष्ट थे और डिसीज थी। वेरी गुड। हमारे जो चलिए रिकॉर्डिंग शुरू हुई है, तो सबसे पहले तो वेलकम कर लेते हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, बोथ प्लेटफॉर्म, लाइव एंड ऑल्सो यूट्यूब। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने जो हमारा एनवायरमेंटल इश्यूज में कुछ जो रह गए थे वो पढ़े थे पहले। उसके बाद हमने अगला टॉपिक स्टार्ट किया था। हमने 7th टॉपिक लिया है अभी, जो ज्यादा बड़ा है, उसको ज्यादा करना जरूरी है, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन में ही वो पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आ जाता है, उसमें सारे जितने भी टॉपिक हैं वो सब कवर कर लेते हैं उसी एक क्वेश्चन में। इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको हमने पहले स्टार्ट किया। और उसके बाद में हम जो बचे हुए 2 टॉपिक हैं उनको भी कवर कर लेंगे। तो हम बढ़ाते हैं अपनी क्लास को आगे। क्वेश्चन करूं एक आध तब तक। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, कब आया था? 1987 में। 1989 में आया था मैम, लागू तभी हुआ था। 89 में। कौन सही बोल रहे हैं? अब तीसरा व्यक्ति बताएगा दोनों में से। 2008 में हुआ था मैम। ओ, एक और तीसरा आंसर। ओ माय गॉड। हिमांशु जी बताइए। एक दिन का। वेरी गुड हिमांशु जी ने 1987। और कौन कौन है 1987 के साथ में? प्रियंका वर्मा जी है, और प्रियंका कुशवाहा जी भी है। बढ़िया। तो मतलब सही आंसर क्या है, देख लेते हैं। 1987 है। 1987 है। स्लाइड स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। स्लाइड शो हो रही है? वॉइस क्लियर है? जी मैम। ओके, थैंक यू। चलिए, हमारी आज की जो कंटेंट रहेगा आज का हमारा, जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या है उसमें हमारा रहेगा। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट एंड सोलर एलियंस। मीन्स हम पूरा का पूरा 7th टॉपिक आज अपना कंप्लीट करने की भरपूर कोशिश करेंगे। कहाँ तक पहुंचते हैं गॉड नोस। चलिए स्टार्ट करते हैं। और वो जो है हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसमें जो कंफ्यूजन आ रहा है वो भी हम देख लेंगे। जैव विविधता संधि मतलब कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी देख लेते हैं सबसे पहले। इसमें डेट क्या है इसकी? डेट ऑफ एडॉप्टेशन, कब इसको अपनाया गया? 5 जून 1992 को इसको अपनाया गया, एक्सेप्ट किया गया, एडॉप्ट किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या था, यानी उद्देश्य क्या था इसको अपनाने का? कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, sustainable use of its components, and fair and equitable sharing of benefits arising from genetic resources। कुल मिला के क्या काम करना है कि एक तो जैव विविधता का संरक्षण करना। जैव विविधता मतलब क्या है, बताया है ना पहले भी जब हम पढ़ रहे थे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जैव विविधता क्या होती है? जितने भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। चिड़िया, कौवा, तोता, मैना, हम लोग, एक पैर वाले, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, 10 पैर वाले, जितने भी हैं वो सब चीजें काय में आती हैं। इसीलिए तो डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब ही क्या होते हैं? अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट, बहुत तरह के। जैसे हम मार्केट में जाते हैं साड़ी खरीदने के लिए तो हमको बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है। डाइवर्सिटी का मतलब एक आप वैरायटी से भी लगा सकते हैं कि किसी के हाथ एक ही हाथ, किसी के 2 हाथ है, किसी के 4 हाथ है। ऐसा पहले हम लोग उसमें जो हमारी पौराणिक आध्यात्मिक हमारी जो पुस्तकें हैं, धर्म ग्रंथ है, उसमें हमको मिलते हैं ना कि रामायण जी जब हम पढ़ते हैं, शिव जी की बारात का उसमें जब पढ़ते हैं तो किसी के कितने हैं? 1000 नेत्र हैं, 1000, 1000 आईज हैं किसी की एक भी नहीं है।
किसी के 10,000 हाथ हैं, भुजाएं हैं, किसी के एक भी नहीं है। ऐसे उनकी बारात में लोग रहते हैं शिव जी के। तो ऐसे ही है कि अलग अलग टाइप की जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। और उन सब का मतलब भगवान ने जितने भी जीव जंतु बनाए हैं वो सब होना चाहिए। अब हमारा ये कंसेप्ट आ रहा है कि हमने पर्यावरण को नुकसान तो बहुत पहुंचा दिया, अपने लालच में, अपनी सुख सुविधाओं के लिए हमने खूब क्षति पहुंचा दी। अब बचाना क्या है? अब हम सोच रहे हैं कि पहले तो चिड़िया दिखती थी हमको, गौरैया बहुत ज्यादा होती थी, घरों में रहती थी, अब हमको वो दिखना बंद हो गई तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसको भी भगवान ने बनाया है, वह भी यहाँ बनी रहे, पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए। कई स्पीसीज समाप्त हो चुकी हैं, आज हमको दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन जो बच गए हैं अब हम उनके बारे में सोचते हैं कि संरक्षण, उनका मतलब कंजर्वेशन किया जाए। और कंजर्वेशन के बाद सस्टेनेबल, अब बचा तो लिया, बचाने के बाद ऐसा नहीं कि हमने बचा लिया फिर खत्म, हमारी अगली पीढ़ी भी देख पाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जो आज चल रहा है वो आगे की पीढ़ियों तक, आगे की जनरेशन तक वो चीज चलती रहे, वही सस्टेनेबल है। विनियमित उपयोग, जो दूसरे संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका हम लिमिटेड तो नहीं कहेंगे, लेकिन जहां जरूरत है वही यूज करें। जैसे कि कल भी हमारी बात आई थी कि हम लाइट पंखा छोड़ के और यहाँ वहां घूमने लगते हैं गैलरी में या किचन में काम कर रहे हैं और हमारा हॉल का फैन चल रहा है, लाइटें जल रही हैं, उन चीजों से हम बचे, वही विनियमित उपयोग है। मतलब जितनी जरूरत हो उसके अकॉर्डिंगली जेंटिक उसका यूज करना, बहुत ही अच्छे तरीके से, व्यर्थ बर्बाद ना करना किसी भी रिसोर्स को। जेनेटिक संसाधनों से उत्पन्न लाभों का न्याय संगत और समान बांटना, मतलब जितने भी बहुत सारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका भी कहीं ना कहीं हम लोग यूज करते हैं ना, कैसे करते हैं, कई चीजों के हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं कई जीव जंतुओं के, जैसे गाय एक साक्षात उदाहरण है, उसके हम प्रोडक्ट कितने सारे यूज करते हैं। तो सभी चीजों का कुल मिला के ये है इन शॉर्ट कि सबका बहुत अच्छे से यूज करना, बर्बादी ना करना किसी भी चीज की, किसी भी चीज को इस हालत में ना पहुंचा देना कि वो हमको दिखाई ना दे। जैसे गाय पन्नी खा खा के हमने यहाँ वहां कचरा डाल दिया, पॉलीथीन खाती है और उनकी डेथ हो जाती है। तो ये भी क्या हो रहा है, जेनेटिक संसाधनों का क्या हो रहा है, दुर्गति हो रही है, दुरुपयोग हो रहा है। अब हमारी इसकी कुछ और चीजें हैं। स्वतंत्र अधिकार, इसको क्या क्या मतलब राइट्स हैं। देशों के पास अपने जैविक संसाधनों पर स्वतंत्र अधिकार है, मतलब हर कंट्री अपना डिसीजन खुद ले सकती है, किसके मामले में, बायोलॉजिकल जो भी रिसोर्सेज है उसके मामले में। पूर्व सूचित सहमति PIEC, जेनेटिक संसाधनों का उपयोग करने से पहले देशों को सूचित किया जाना चाहिए। ये इसी का है PIC, मतलब पीरियर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मतलब जो भी आप कर रहे हो वो आपको पहले से बताना पड़ेगा। पहुंच और लाभ बांटन, पहुंच और लाभ बांटन मतलब ABS, ये है ABS का फुल फॉर्म, एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग। पहले पहुंचाए मतलब हम तक हमको मिले, फिर हम उसका लाभ लें, और दूसरों के साथ भी कोई चीज आती ना, हम व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे क्या करते हैं, लाइक शेयर और कमेंट, कोई भी प्लेटफॉर्म है कौन सा वाला सोशल मीडिया का, उस पे जिसको देखो वो यही कहता है लाइक शेयर और कमेंट, MDY पे लेकिन हम कभी नहीं कहते हैं, इसलिए MDY पे ना तो कमेंट आते हैं ना ही लाइक। 100 व्यूज होते हैं उसमें से 5 लाइक होते हैं मुश्किल से, लेकिन ये गलत चीज है। चलो आज बात छिड़ गई है तो मैं बोल देती हूँ कि आप लोग कम से कम एज ए स्टूडेंट, ये क्या है, ये कोई वैसा नहीं है प्रोफेशनल, ये नहीं चल रहा है कुछ भी, ये पूरा चैरिटी का काम हो रहा है, आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हो उस चीज को। तो ये चैरिटी और आगे तभी बढ़ेगी जब आप लोग भी सपोर्ट करोगे। कितना 1 सेकंड भी नहीं लगता है एक लाइक करने में, और एक कमेंट लिखने में 2 सेकंड 3 सेकंड का टाइम लगता है। तो कम से कम आपसे तो ये अपेक्षा है कि सब लोग ऐसा करें, तो चैरिटी का हमारे जो NGO है उसका और ज्यादा क्या होगा, प्रसार होगा, तो सब लोग
ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद बच्चे लाभ ले पाएंगे। नहीं तो क्या होता है, लोग व्यू देख के आते हैं ना कि इसके व्यूज ज्यादा है, इस पे ज्यादा कमेंट पढ़ के आते हैं कुछ लोग कि हाँ भाई टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, ईमानदारी से पढ़ाते हैं, सारा स्टडी मटेरियल पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं, तो लोग कमेंट पढ़ के आएंगे, तो जो जरूरतमंद बच्चा है वो यहाँ वहां भटक रहा है वो सही जगह पहुंच जाएगा। इसलिए आपकी भी बहुत मुख्य भूमिका रहेगी इसमें। मैं कभी बोलती नहीं, लेकिन आज चूंकि बात ना ही एमडीवाई के कोई फैकल्टी ऐसा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल निकल ही आया, तो इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा कि एक्सेस खुद को कोई चीज, कोई अच्छा वीडियो मिल गया है, कोई ज्ञान की बात मिल गई है, उसको फिर क्या करें, हम उसका लाभ लें और दूसरों के साथ में भी उसको बांटें। फिर पहुंच और लाभ हो गया ये। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियां और कार्यवाही योजनाएं, इंग्लिश में देख लो। नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजीज एंड एक्शन प्लान्स, कंट्रीज डेवलप प्लान्स टू इम्प्लीमेंट CBD ऑब्जेक्ट। राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियां मतलब नेशनल लेवल पे जो बायोडाइवर्सिटी के लिए रणनीति का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटेजी। क्या हम जैसे पढ़ाई के लिए हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, सबसे पहला क्या होता है, प्लानिंग ही करते हैं कि हमको मतलब सबसे पहले माइंड में आती है चीज कि हमको ये काम करना है, फिर उसके लिए क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, जैसे कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे, फिर नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे, उनको लर्न करना स्टार्ट करेंगे, देन रिवीजन करेंगे, बार बार उनका रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये स्ट्रेटेजी हो गई आपकी कि ऐसे ऐसे आप पढ़ाई करेंगे और एग्जाम को क्या कर लेंगे, क्रैक कर लेंगे। तो यहाँ पे भी क्या है कि राष्ट्रीय जैव विविधता मतलब नेशनल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करने के लिए हमको क्या करना है, एक स्ट्रेटेजी की जरूरत है और कार्यवाही योजना। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने स्ट्रेटेजी, अब हमने प्लान तो सारा बना लिया, सोच तो लिया खूब बड़ा बड़ा, मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन एम्प्लीकेशन कभी कभी कैसे जवान, मतलब उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना, एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए भी प्लानिंग करने की जरूरत है। अब कार्रवाई क्या, हमने प्लानिंग कर ली, हमने वो कर लिया, लेकिन फिर उसके लिए कमिटीज बिठा के देखना पड़ेगा कि ये जो हमने योजनाएं बनाई थी उन पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसकी अलग प्लानिंग होगी। तो ये बहुत सारे स्टेप्स होते हैं अलग अलग नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे काम करने के लिए। मैं बहुत फास्ट तो नहीं पढ़ा रही हूँ, समझ में आ रहा है? कोई तो बोल दो। यस मैम, सही है। सही है, ठीक है, थैंक यू। देश योजनाएं विकसित करते हैं ताकि CBD के उद्देश्यों को कार्यवाही में बदला जा सके। यही कि ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को एग्जीक्यूट कर लें, वास्तविक धरातल पर उतार लें, सिर्फ हवा में और कागजों में बात ना हो। वो कहाँ है, जिसको जिस चीज का लाभ मिलना चाहिए वहां पे वो पहुंचे। जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन से कहलाते हैं, जैव विविधता से भरपूर क्षेत्रों की पहचान और संरक्षण के लिए ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, जैव विविधता हॉटस्पॉट। मतलब कि जैसे अभी एग्जांपल दिया गौरैया का, गौरैया समझते हैं ना, हाउस स्पैरो जिसको बोलते हैं। यस मैम। हाँ हाँ, उसी को एग्जाम्पल हम फिर से देखते हैं कि उसमें कमी आ रही, मान लो तो जिस एरिया में वो थी अब वहां बहुत कम हो गई, तो उस एरिया को हम हॉट स्पॉट बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंजर्वेशन होना चाहिए। और जैव विविधता से भरपूर क्षेत्रों की पहचान और संरक्षण मतलब बहुत सारी स्पीसीज है वहां पे, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, बहुत तरह तरह के जीव जंतु है वहां पर, और वो खत्म ना हो जाए, उनकी समाप्ति ना हो जाए, इसलिए वहां पे उनको क्या करना है, हमको कंजर्वेशन करना है। अब कंजर्वेशन के लिए कैसे कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, अचीवमेंट क्या क्या है। नागोया प्रोटोकॉल, एक नागोया प्रोटोकॉल आया, प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर द फेयर एंड इक्वाइटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स arising from the utilization of genetic resources. Challenges, biodiversity loss, बायोडाइवर्सिटी मतलब जो लॉस हो रही है वो एक बड़ा चैलेंज है, उसको बचाना। ऑनगोइंग थ्रेट
टू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, और दूसरा क्या है चैलेंज, इम्प्लीमेंटेशन गैप्स। मतलब जो प्लान बना रहे हैं हम, उनको इम्प्लीमेंट करने में जो एक लंबा टाइम लग जाता है। हमने टारगेट लेके चले कि 2030 तक हमको ये टारगेट पूरा करना है, लेकिन जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग चल नहीं पा रहे हैं। वो 30 की जगह उसमें क्या हो गया, 35 आ गया, लेकिन वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। जैसे हमने क्या सोचा, बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जोन बनाने पड़ेंगे, अलग अलग नेशनल पार्क में डिवाइड कर दिया, अभी आएगा आगे पढ़ेंगे। और बायो उसमें हमने जो सेंचुरीज है उसमें डिवाइड कर दिया, और उनमें फिर उनको हम रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए, ऐसा करना ऐसा नहीं करना। लेकिन वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते बनाते ही, मतलब जो हमने एक टाइम पीरियड दिया है, एक टाइमलाइन दी थी, वो क्रॉस हो गई, तो ये एक गैप आ गया, इम्प्लीमेंटेशन गैप इसको बोलेंगे। ये एक बड़ा चैलेंज है। बड़े लेवल पे कोई काम करते हैं तो जनरली ऐसा हो जाता है। अब अचीवमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, यही है, मतलब हिंदी में लिखा हुआ है वही चीज हिंदी में लिखी हुई है। जैसे इसमें क्या है, एची जैव विविधता लक्ष्य एक आया है, 2020 तक जैव विविधता की हानि का संबोधन करने के लिए अधिकृत रणनीतिक लक्ष्य। रणनीतिक लक्ष्य मतलब जब भी जहां ऐसा आए ना तो बस स्ट्रेटेजी समझ लीजिएगा, ये लिखा हुआ है स्ट्रेटेजिक गोल्स एडॉप्टेड टू एड्रेस बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय 2020। चुनौतियां, जैव विविधता की हानि, जैव विविधता को अभिशाप मानना, ये हिंदी मतलब ट्रांसलेट किया था ये इंग्लिश से, तो इस पे बहुत मत जाइएगा, जो हमने समझ लिया है ना बस वही है, इंग्लिश वाले में ही देख लीजिएगा। अब क्या आ रहा है, दो टाइप से हम इनको करते हैं मेनली। जो हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कर रहे हैं उसको, कहाँ चले गए भैया, ये है, दो तरह से कर रहे हैं। मान लीजिए बायोडाइवर्सिटी है, अपनी तरह तरह के जीव जंतु हैं, ये एक जोन है, इसको हम दो तरह से कंजर्वेशन कर रहे हैं। मतलब ये पूरे उसकी समझ लीजिए आप, तो जितनी भी है टोटल, उसको दो तरह से कर रहे हैं हम कंजर्वेशन। एक होता है स्वस्थानीय जैव विविधता मतलब लोकल बायोडाइवर्सिटी, और दूसरा होता है एक्स सीटू बायोडाइवर्सिटी मतलब बाह्य स्थान, इसको स्थानीय बोलते हैं हिंदी में दरअसल, बाह्य स्थानीय जैव विविधता। क्या होता है इसमें, पहले इसको देखते हैं, विच रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी इन प्रोटेक्टेड एरियाज एंड अदर प्रिजर्व्ड रीजन्स। मतलब दोनों को ऐसे समझ लीजिए, ज्यादा अगर शब्दों पे भी ना जाएं। ये क्या होता है, जो जीव जहां पाया जाता है वहीं पे उसका संरक्षण कर देना, घर में ही। अभी लॉकडाउन में कैसे संरक्षण करा था, कोरोना के टाइम पे पैंडेमिक में क्या किया था, अपना कंजर्वेशन ही तो कर रही थी ना गवर्नमेंट, कि जो जहां है सब अपने अपने घर में रहे, कोई घर से बाहर ना निकले, जो निकलेगा उसके साथ में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो घर में ही हमको कर रहे थे कंजर्व। आप और बहिर् स्थानीय का मतलब है कि जो बाहर का एटमॉस्फेयर है, जैव विविधता का संरक्षण उन इलाकों को संदर्भित करता है जो मानव के उपयोग या विकास के लिए उपलब्ध होते हैं। इसमें खेती, वाणिज्यिक क्षेत्र, शहरी क्षेत्र और उपयोगिता भूमि, मतलब जहां हम लोग रह रहे हैं। ये एकदम आप ऐसा समझ सकते हैं कि फॉरेस्ट में ही हो रहा है, जहां बिल्कुल रह रहे, जो जोन बना के जिनको करते हैं, और उनकी निगरानी मैपिंग बराबर चलती रहती है कि इतने टाइगर हैं, इसका ये नाम है, सबके नाम भी रहते हैं। अभी जैसे उत्तराखंड में चल रहा था ना, वो कौन था, क्या नाम था उसका, जो बहुत सारे बच्चों को पकड़ रहा था, अभी न्यूज में पड़ा होगा ना। उत्तराखंड से कोई नहीं है, श्रीनगर से, कुछ अच्छा सा ही नाम था, अभी मेरा माइंड से स्किप हो गया। वो बाघ था, वो सारे बच्चों को पकड़ पकड़ के अभी ले जा रहा था, उसके दाढ़ में खून लग गया ह्यूमन का, तो बस उसको मजा आ गया। तो यहाँ पे उनको अपने ही उसमें क्षेत्र में कर रहे हैं, कंजर्वेशन दे रहे हैं, तो वो हो जाएगा लोकल बायोडाइवर्सिटी। और हमारे आसपास में हमको लग रहा है कि भाई इस एक कोई छोटा सा पार्क है, या हमको ऐसे ही नजर आ रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग टाइप की, लेकिन इन पे कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन है उसका इफेक्ट हो सकता है, इससे प्रभावित हो सकते हैं, तो हम वहीं पे उनको हमारे एरिया में भी अगर कंजर्व कर रहे हैं तो वो हो जाएगा एक्स सीटू बायोडाइवर्सिटी। अब कौन कौन आ जाते हैं एक्स में और लोकल में, ये लोकल है और ये है
इधर भी दिया हुआ है। इन भी बोल सकते हैं, लोकल की जगह इन सिटू भी बोल सकते हैं उसको। और बाहर इसमें आ जाएंगे नेशनल पार्क आपके, वन्य जीव अभ्यारण्य यानी सेंचुरीज, जैव मंडल आगार, समुदाय एवं संरक्षण आगार, समुदाय उपवन, वनस्पति उद्यान, बायोलॉजिकल गार्डन जो होते हैं, बॉटनिकल गार्डन, सॉरी बॉटनिकल गार्डन, चिड़ियाघर, और डीएनए लेवल पर कंजर्वेशन, जो जीन संरक्षण कर लेते हैं ना, जीन जीन समझते हैं ना, जीन क्या होते हैं, सब लोगों को पता होगा जीन तो। यस मैम। कहाँ रहते हैं जीन, बताइए। जीन्स तो हमारे अस्तित्व का एक भाग है मैम। हम जीन्स से बने होते हैं, हमारी हिस्ट्री पता चलता है जीन्स से। वेरी गुड, बस यही जानना चाह रहे थे कि सब सो तो नहीं गए हैं, दोपहर का टाइम है, नींद तो नहीं आ गई लोगों को, जाग रहे हैं अभी। थैंक यू सो मच। तो जीनों का कंजर्वेशन किया जाता है, जीन बैंक होते हैं दरअसल, उन जीन बैंक में अलग अलग स्पीसीज के जीन, आजकल तो ह्यूमन बीइंग भी अपने जीन को क्या है प्रिजर्व करवाने लगे, जो लेडीज स्पेशली जो फिल्म इंडस्ट्रीज में होते हैं या मॉडलिंग इनमें रहते हैं, वो फीमेल्स अपने क्रोमो अपने जो भी जनरेशन आगे बढ़ाना है उसके लिए जो भी पदार्थ चाहिए उस मैम वॉइस नहीं आ रही है। मैम आवाज नहीं आ रही है, शायद मैम को याद नहीं दिलाया ना वो। इशू, नेटवर्क का इशू में भी। चार्जिंग खत्म हो गई शायद इनकी। हाँ उनको कॉल करे क्या। हाँ, कर लो एक बार।
मैम फोन नहीं उठा रही। करो तुम्हें मैसेज छोड़ दो। इतना देर तो नहीं लगता मैम को। मैम का नंबर है तो कोई आदमी बात करके देखो एक बार। मैम फोन नहीं उठा रही है ना अभी, तो ऐसा करिए सब एक बार क्लास से लेफ्ट हो जाइए, रिकॉर्डिंग खुद ब खुद ऑफ हो जाएगी और फिर रिज्वाइन कर लीजिए। अभी नहीं, 1 मिनट में, जब सब आउट हो जाए क्लास से। ओके। सब लेफ्ट कर रही हैं क्या क्लास से? जी मैम, लेफ्ट करके फिर रिज्वाइन किया है। नहीं, टीचर नहीं आ रहे हैं तो क्या आप सब जा रहे हो क्या? मतलब अभी मोस्ट ऑफ नीचे सब जा ही रहे हैं, लेफ्ट लेफ्ट हो रहे हैं ना कि बट अभी लेफ्ट हो जाइए, फिर जाके रिकॉर्डिंग ऑफ होगी, तो सभी को लेफ्ट करना पड़ेगा क्लास से। एक बार सभी लेफ्ट कर दीजिए। सभी लेफ्ट कर दीजिए अभी।
सौरभ जी आप भी सब लेफ्ट कर दीजिए। मीनाक्षी जी, अनामिका जी सभी क्लास को छोड़ दें एक बार, रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी। अनामिका जी आप भी लेफ्ट कर दीजिए। राधा जी, अनामिका जी सभी लेफ्ट कर दीजिए एक बार क्लास से, रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी, 1 मिनट बाद क्लास में ज्वाइन करना सभी। तेजस जी 1 मिनट बाद ज्वाइन करना सभी क्लास में। ओके। अनामिका जी, अनामिका जी आप क्लास से लेफ्ट कर दीजिए एक बार सभी, रिकॉर्डिंग ऑन ही है वो। अना रिकॉर्डिंग तो अब भी ऑन ही है। सोनाली एक बार दोबारा लेफ्ट कर। हाँ लेफ्ट कर दो। सारे दोबारा लेफ्ट करते हैं। हरिओम अनामिका जी, हेलो अनामिका जी हैं? अनामिका जी तब तक लेफ्ट नहीं होंगी ना, ये रिकॉर्डिंग ऐसे हाँ ही होगी। हाँ हाँ हाँ, वो है ही नहीं, पता नहीं कहाँ ऑन करके शायद चली गई हैं। कई बार हो चुका है, मैं हटा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी ये अनामिका जी कैसे करें, मैम भी नहीं है। तो इनके नंबर पे एक बार कॉल कर दीजिए। देखती हूँ, लेकिन पता नहीं है ना कौन सा नंबर है, देखती हूँ। रिकॉर्डिंग तो बंद नहीं हुई, स्टिल इज ये ऑन। ये नहीं हुई दीदी, क्योंकि ये अनामिका नाम से जिसने ज्वाइन कर रखा है ना, वो लेफ्ट ही नहीं हो रही है, वो ज्वाइन रह रही है। तो फिर हम दोबारा से लेफ्ट करके हो रहे हैं ना ज्वाइन, फिर भी ये रिकॉर्डिंग ऑन है। तो तब तक वो नहीं होगी लेफ्ट, तब तक रिकॉर्डिंग ऑन ही रहेगी। हाँ। हाँ, तो मैंने अभी कॉल भी किया इनके डिस्टेंस नंबर बात पे, करते हैं। मैसेज तो जा रहे हैं, बट ये पिक ही नहीं कर रही है फोन ना। ओके। मोबाइल पे ही छोड़ के चली गई। मैम को करके देखते हैं इस बार, देखते हैं क्या होता है।
ग्रुप पे मैसेज डाले क्या इनको, अनामिका जी को? डाल दीजिए। हरिओम सभी को, हरिओम। हरिओम मैम। हाँ ठीक है, मैं पता ही नहीं चला मुझे कब से ऐसा, मतलब क्लास कितनी देर हो गई क्लास ब्रेक हुए ऐसे? मैम मैम बहुत काफी टाइम हो गया, आपको कॉल देर नहीं हो लग। गई मैम, स्वस्थाने जब से चल रहा था तब से ही है मैम ये। और मैं पढ़ाती चली जा रही थी, सॉरी। चलो मैं क्या करूँ, मैम रिकॉर्डिंग। हाँ डीएनए पे थे आप, तब से ही आप रिकनेक्ट ना, वो मतलब चले गए थे, कनेक्ट नहीं थे तब से। ओके। मैम और कॉल करने की भी कोशिश की लेकिन अरे मैम मैं हमसे वही ना पढ़ा रही थी, मुझे पिछली लगा बार क्लास चल रही है, तो मैं बीच में नहीं कॉल रिसीव किया, देखा भी नहीं मुझे, वही मैम हम सोच सबने रही। लॉग आउट किया कि रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी, लेकिन एक पर्सन रह गए थे तो उस वजह से लॉग नहीं हुआ। ओहो, रिकॉर्डिंग भी चलती रही। फिर से ज्वाइन कर ले सब लोग, है ना, बोल दो मैसेज करके। लेकिन मैम अनामिका नाम से है, वो हट ही नहीं रही, मतलब वो लेफ्ट ही नहीं हो पा रही, वो सुन ही नहीं रही है ही नहीं वो। बस मैम ये ज्वाइन। आप हटा दीजिए मैम, आप हटा दीजिए उनको, फिर हाँ हम एक लेकिन साथ मैम से। कर सकती है ना। हटा दिया। हम्म मैसेज कर दिया ग्रुप में। ये बड़ी गड़बड़ हो गई आज। अभी मेरी आवाज आ रही है ठीक? अभी तो आ रही है मैम। आ रही है मैम। चलो कोई नहीं, अब कितने 10-15 मिनट से ज्यादा हो गए है ना बीच की रिकॉर्डिंग ऐसे चलते हुए। बहुत ज्यादा देर हो गई। चलो भाई, कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम ओवर करते हैं, रिकॉर्डिंग को बंद करेंगे। कहाँ पर थे? नेशनल पार्क हो गया था, यही हुआ था बस? यस मैम, इसी पर थे जो स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण पढ़ा रहे थे आप। ये कंप्लीट हुआ था कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ। जीन पर थे मैम, जीन पढ़ा रहे थे आप। जीन, अच्छा इसी में जीन, ठीक है। हाँ तो जीन, जीन बैंक जो है ना, जीन बैंक में क्या क्या होता है ये तो पढ़ ही लिया था हमने। अच्छा उसी के बाद से चले गए थे, ठीक है, क्षमा कीजिए आज के लिए। तो कभी कभी मतलब ऐसा हो जाता है ना, क्या ही कहें। नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं अब हम। नेशनल पार्क के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ये सारा मैं पढ़ा चुकी हूँ अकेले अकेले। मैम स्क्रीन। स्क्रीन विजिबल नहीं है? अच्छा कैसे होगी अभी? मैम चार्जिंग भी चालू कर दीजिएगा। कर दिया वो मैं, और हम अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे, अभी क्लास कंटिन्यू कर लें। आज तो बहुत ही ज्यादा एक्सीडेंट जैसा हो गया मामला। अभी हो रही है स्क्रीन शेयर? यस मैम। जी मैम। सब जी कुछ मैम ही हो मैं रही है। पढ़ा चुकी, मतलब खुद ही ने, और मैं बहुत फोर्सफुली बोली अभी लास्ट में कि कोई नहीं बोल रहा है, क्या चक्कर है। तब मैंने देखा दोबारा, तब इतना देखा, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है मेरी, क्षमा मैम मैं चाहूंगी। तो कॉल कर रही थी आपको, आपने उठाया नहीं। हाँ मैं मतलब समझ नहीं पाई, मुझे लगा क्लास चल रही है, मैं क्लास के बीच में नहीं करूँ, कौन कर रहा है, इसलिए नहीं देखा मैंने। दो लोगों ने किया था, मेरी गलती। चलो खैर, रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी ये सब चीजें छोड़े, लास्ट में बात करेंगे। नेशनल पार्क पढ़ते हैं हम लोग। आपकी क्लास भी है इसके बाद, है ना? चलिए जल्दी से इनको देख लेते हैं, नेशनल पार्क को।
राष्ट्रीय उद्यान भारत में प्राकृतिक संरक्षण के लिए निर्धारित क्षेत्र होते हैं। ये स्थान वन्यजीव, प्राकृतिक वातावरण और पौधों को संरक्षित रखने के लिए बनाए गए होते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण करना होता है। ये स्थान जलवायु, वन्यजीव और प्राकृतिक वातावरण की विविधता को संभालने का काम करते हैं। मतलब कि नेचुरल जितने रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज प्लस नेचुरल जितने भी स्पीसीज हैं, उनको उन्हीं की जगह पर सुरक्षित किया जाता है, प्राकृतिक वातावरण में, और प्राकृतिक संसाधनों को वहीं पर जहां है वहीं उनके लिए एक एरिया बना दिया जाता है, कोर एरिया, और उसमें उनको प्रोटेक्शन दी जाती है। राष्ट्रीय उद्यानों में कुछ महत्वपूर्ण नियम और नियमावलियां होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इनको फॉलो करना होता है। नहीं मानते हैं तो दंड का प्रावधान रहता है या कुछ पनिशमेंट के तौर पे कुछ जुर्माना लगाया जाता है। क्या है रूल्स एंड रेगुलेशंस? प्रवेश और प्रवास की प्रतिबंधता रहती है, मतलब कि आप जा नहीं सकते, वहां पर विजिट नहीं कर सकते। ऐसे एक जाली लगी रहती है ना, एक बाउंड्री बनी रहती है, उसके अंदर सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे ये रहते हैं, आप देख सकते हो। इसके बाहर से एक लिमिट है, आपके जाने की एक सीमा है, उसके अंदर आप नहीं जा सकते। तो यही एक्चुअल कंजर्वेशन जोन यही होता है, इसमें आप नहीं जा सकते और ना ही इसमें आप कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, ना ही आप यहाँ पे रह सकते हैं। दूसरा क्या है? वन्यजीव संरक्षण, मतलब जो वाइल्ड लाइफ होती है उसका कंजर्वेशन की बात हो रही है, उसको कंजर्व किया जाता है यहाँ पे, उसको हाईली प्रायोरिटी दी जाती है। किसी भी प्रकार की वन्य जीव की हत्या, चिढ़ाना या परेशानी को निषेधित किया जाता है कि उनको परेशान नहीं करना है, चिढ़ाना नहीं है। नेक्स्ट, ये सब मैं पीछे पढ़ा चुकी हूँ तो मैं इसको ना आगे बढ़ा देती हूँ, अलग से आप पढ़ लेना, नोट्स में भी और वीडियो में देख लेना, जितना छूटा हुआ है ना तो आपको समझ में आ जाएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना, नहीं तो रिकॉर्डिंग में और ज्यादा रिपीट हो जाएगा सारा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसमें भी ये उसके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नियम है कि कुछ भी नहीं करना है, पशुचारण नहीं करना है और कुछ गतिविधियों को छोड़कर यहाँ पे मतलब कोई ह्यूमन एक्टिविटी भी नहीं होगी। अब कुछ गतिविधि में क्या है कि हम जो कुछ लोग औषधियों को बेचने का काम करते हैं, ढूंढ के लाते हैं, उन लोगों की बात यहाँ पे की जा रही है, इसको भी पीछे से देख लेना। किसी एक स्पीसीज की यहाँ पे कंजर्वेशन किया जाता है, स्पेसिफिक जिसको लग रहा है कि ज्यादा खतरा है उसको वहां पे मोस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा दोनों कर सकते हैं। कौन कौन? राज्य सरकार भी कर सकती है और ये भी राज्य सरकार कर सकती है। कैसे? आदेश या निर्देश देकर दोनों बना सकती है। वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड सेंचुरीज भी बना सकती है और नेशनल पार्क भी बना सकती है, लेकिन अगर उसको जो बाउंड्री रहती है, सीमा रहती है, उसमें कुछ भी चेंज करना है तो विधानमंडल का एक संकल्प पारित करना होता है। अभी चल रही है क्लास बराबर? जी मैम चल रही है। जी मैम। थैंक यू। विधानमंडल में एक संकल्प पारित करना पड़ता है। विधानमंडल क्या होता है? जैसे केंद्र में सरकार होती है तो एक राज्यसभा होती है, एक लोकसभा होती है और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलके क्या बनती है? पूरी संसद बनती है। ऐसे ही जो स्टेट की बात करें तो एक होती है हमारी क्या? विधानसभा। विधानसभा को आप लोकसभा के जैसा समझ सकते हैं, मतलब जो भी बॉडी उस स्टेट को चला रही है या इंडिया को चला रही है वो कहलाती है। तो ऐसे लोकसभा चलाती है नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे विधानसभा चलाती है। तो विधानसभा कहीं कहीं कुछ स्टेट्स में विधान परिषद भी होती है
और फिर तीसरा होता है विधान परिषद, राज्यसभा जैसी हो जाती है, लेकिन हर स्टेट में नहीं है, कुल 6 स्टेट में है। फिर एक यहाँ पे कौन हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। तो अभी जिनमें नहीं है उन स्टेट में राज्यपाल और विधानसभा ही मिलके क्या कहलाते हैं, वहां की स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाते हैं। अब ये लोग मिलके डिसाइड कर सकते हैं, एक संकल्प पारित करना पड़ेगा, सबकी अनुमति लेना पड़ेगी, तब ये बना सकते हैं, बाउंड्री में चेंज ला सकते हैं, ऐसे नहीं ला सकते हैं। जबकि अगर बनाना है तो बना सकते हैं, सिर्फ आदेश देना है, निर्देश देना है। आदेश और निर्देश भी पीछे एक्सप्लेन कर दिया है, देख लेना वीडियो से। फिर जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र या जैव मंडल आगार क्या होते हैं, इसके बाहरी क्षेत्र में मानवों को बसने और परंपरागत कार्यों को करने की अनुमति होती है। जैसे हमने पिछली स्लाइड में बात करी कि ये लोग अगर जड़ी बूटी बेचने जा रहे खोजने जा रहे हैं, तो खोजने के लिए एक बार जा सकते हैं अंदर सेंचुरी में, लेकिन रह नहीं सकते ये भी, तो इनके बाहर ये रह सकते हैं। बाहरी क्षेत्र में मानव मतलब रह भी सकता है और अपने परंपरागत कार्यों को भी कर सकता है। परंपरागत मतलब जो ट्रेडिशनल उसके काम, परंपरागत वही कि किसी के यहाँ पे जड़ी बूटी का ही काम है, पेड़ पौधों की उनको पहचान रहती है, तो ऐसे ट्रेडिशनल काम जो भी रहते हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड वो कर सकते हैं। अब ये कुछ एक्ट हैं किससे रिलेटेड, जैव विविधता से संबंधित प्रमुख राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कानून है, मेजर नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया, ये नेशनल है। राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, जिसमें भी नेशनल लगा वो तो है ही नेशनल, 1983। फिर राष्ट्रीय वन नीति, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। रामसर आर्द्र भूमि संधि, रामसर वेटलैंड ट्रीटी, ये क्या है 1971 में आया है, ये इंटरनेशनल है। अब जहां ये सारी चीजें हैं ना, ये हमने मतलब फैक्चुअल तो हमने यहाँ से देख लिया, लेकिन कुछ क्वेश्चन कैसे हो जाते हैं, बताया था ना आपको, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, उनके लिए आप ना इनको थोड़ा थोड़ा सर्च कर लेना, एक एक दो दो लाइन इनकी, आखिर ये चीज है क्या, क्या होता है इसमें, थोड़ा सा आप सर्च करके पढ़ लेना इसको, इन सभी को एक एक दो दो लाइन आप देख लेना। कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल, ये भी इंटरनेशनल है, 2000 में आया है। और जैव विविधता अधिनियम बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया है। वन्य ये भी नेशनल है। वन्य अधिकार अधिनियम अधिसूचना फॉरेस्ट राइट एक्ट नोटिफिकेशन, ये 2006 में आया है और ये भी नेशनल है। फिर नागोया प्रोटोकॉल, ये इंटरनेशनल है, 2010 में आया, तो इनको ऐसे भी याद रख लीजिएगा, नेशनल और इंटरनेशनल को एक साथ लिख लीजिएगा। पहले टेबल में लिखे थे लेकिन अभी नहीं हो पाया, तो आप लोग अरेंज कर लीजिएगा, मतलब जरूरी नहीं, या तो आप पूरे ही सीक्वेंस में याद कर लेंगे एक के बाद एक, तो वो भी आसान रहेगा आपको, कि एक याद करने में आसानी रहेगी टेबल के जैसे, 2 का टेबल के जैसे, या फिर नेशनल को अलग कर लीजिए, इंटरनेशनल को अलग कर लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्ट लगे। इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल हमारा स्टार्ट हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल में क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। संधि का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग मिलके किसी एक प्रॉब्लम पे बात करते हैं और फिर कुछ डिसीजन पर पहुंचते हैं, फिर एग्रीमेंट करते हैं, साइन करते हैं कि हाँ कुछ हम करेंगे कुछ आप करोगे। जैसे युद्ध के समय पे, हिस्ट्री अगर किसी ने पढ़ी, सभी ने पढ़ी होगी स्कूल में हिस्ट्री, तो जो वॉर्स होते थे, युद्ध होते थे, उनमें क्या करते थे, संधियां कर लेते थे कि चलो हम आपके लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बहुत हो गए लड़ाई झगड़ा, बंद करो अब। तो कुछ चीजों पे, कुछ शर्तों के साथ क्या कर लेते थे, जैसे अभी रूस का युद्ध चल रहा है यूक्रेन के साथ, तो बोल रहे हैं कि रूस क्या कर रहा है, संधि का, इंटरनेशनल जो संधि है उसका उल्लंघन कर रहा है, मतलब उसने किसी चीज पे साइन कर रखे कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, सारे देशों ने साइन कर रखे हैं कि ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर नहीं मान रहे हैं तो क्या होगा, उस संधि का क्या है, उल्लंघन हो जाएगा, मतलब
उसको नहीं मान रहे, हम तोड़ रहे हैं उस नियम को, तो कहीं ना कहीं फिर कुछ उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। तो ये कैसी संधि है क्योटो प्रोटोकॉल? ऐसी संधि है जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के उद्देश्य से बनाई गई है। यह 1997 में जापान के क्योटो में अधिकृत हुई थी और 2005 में प्रभावी हुई थी। फिर ग्रीन हाउस गैस कमी के लक्ष्य। क्योटो प्रोटोकॉल ने विकसित देशों के लिए उनके 1990 के स्तर से निर्धारित 5.2% कमी के लक्ष्य को प्रतिबद्ध करता है, जो एक प्रतिबद्ध काल के दौरान होते हैं, जो प्रारंभ में 2008 से, इसको इंग्लिश में देख लो तो ज्यादा ठीक रहेगा। द क्योटो प्रोटोकॉल सेट्स बाइंडिंग टारगेट्स फॉर डेवलप्ड कंट्रीज फॉर रिड्यूस देयर greenhouse gases emission by a certain 5.2% below their 1990 levels over a commitment period which initially ran from 2008 to 2012। ये हमने कहीं ना कहीं पढ़ा था, रियो डी जेनेरिया में भी कुछ हमको ऐसी चीज नजर आ रही थी कि एक लेवल, एक जो दशक होता है, दशक मतलब सेंचुरी, सेंचुरी नहीं, डिका, उसको पीछे एक डिका पीछे से लेके चल रहे हैं कि आपको उस लेवल से कितना कम करना है। 5 पॉइंट, जो डेवलप्ड कंट्री है उनसे बोल रहे हैं। इस जो संधि है डेवलप्ड कंट्री में कुछ ज्यादा नहीं आते हैं, रूस, चाइना, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब आते हैं, 5-6 देश हैं, बस यही आते हैं। बाकी के सारे, बहुत सारे डेवलपिंग कंट्री में आते हैं, उसके बाद में आ जाते हैं और भी गरीब देशों में आ जाते हैं, पुअर कंट्रीज में आ जाते हैं। तो ये क्या किन के लिए है? 5.2%। ध्यान बस जोड़ी बना के याद रखो, 5.2% किसको कम करना है? डेवलप्ड कंट्री को करना है, एक लेवल पीछे से, मतलब 1990 डी का लेके चलना है, ना कि 2000। हाँ, वॉइस ब्रेक हो रही है, ओके। बहुत ज्यादा हो रही है क्या? नो मैम। नहीं मैम। ठीक है, थैंक यू। तो कहाँ, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? 5% टू 5.2 किसको लेके चलना है? डेवलप्ड कंट्री, जो ऑलरेडी विकसित देश हैं, उनके लिए है कि आपको इतना कम करना है। क्या कम करना है? जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इतना आप जितना भी कर रहे हो उसमें से 5.2% की कमी लेके आओ, इतना बोलना है। जैसे अगर 10% कर रहे हो आप, तो उसमें से आप माइनस कर दो, इतना आप करो। अब बचा हुआ करो प्रोडक्शन, धीरे धीरे लाके तो पूरा ही खत्म करना है, लेकिन अभी इतना कम कर दो कम से कम। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल के मुख्य शामिल तत्व क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हैं? एक तो ग्रीन हाउस गैस में कमी लाना है, ये मेन है। ये लेके कहाँ से चलना है? यही है 5.2, और जो प्रारंभ में कितना 2008 से 2012 तक चलता था। हरित गृह प्रभाव गैसें जिन्हें क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस गैसों में। अब ये ध्यान रखना है, ऐसे ग्रीन हाउस गैस में और भी आ सकती है, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल में जो स्पेसिफिक ली गई हैं वो ये है 6, CO2, CH4 यानी मीथेन, N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन फ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और परफ्लोरोकार्बन्स एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये 6 याद रखना है अगर क्योटो प्रोटोकॉल में पूछा। क्योटो प्रोटोकॉल वाली 6 ग्रीन हाउस कौन सी है गैसें? तो वो ये है। और क्या है इसमें? लचीला तंत्र, मतलब इमिशन ट्रेडिंग, कंट्रीज कैन ट्रेड इमिशन अलाउंस। क्या हो रहा है इसमें? संधि ने अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए 3 लचीलता तंत्र प्रस्तुत किए हैं, मतलब 3 चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं। एक तो उत्सर्जन व्यापार, लचीलेपन का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी, है ना,
कि भाई जैसी जरूरत होगी उसमें हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। देश उत्सर्जन अनुमतियों का व्यापार कर सकते हैं, मतलब जितनी उनको छूट मिली हुई है, हाँ जैसे बोल दिया कि 5.2% तो आपको कम करना है, लेकिन उसके अलावा फिर आप उस लेवल तक क्या कर सकते हो, अपना व्यापार मतलब कमर्शियल जो भी एस्पेक्ट्स है उनको फुलफिल कर सकते हो, पूरा कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। स्वच्छता विकास तंत्र CDM, विकसित देश विकासशील देशों में उत्सर्जन कमी परियोजनाओं में निवेश कर सकते हैं और उन उत्सर्जन के लिए क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। मतलब क्या है इसका, कि जो डेवलप्ड कंट्री है, ऑलरेडी जो डेवलप है, वो जो डेवलपिंग कंट्री है उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कि किन में, जैसे अब हमारे हम वैकल्पिक सोर्सों की बात कर रहे हैं ना, कि हमको प्रॉब्लम तो नजर आ रही है कि हमको कार्बन का यूज नहीं करना है, लेकिन अब कार्बन का यूज नहीं करना है तो कोई तो हमारे पास में विकल्प होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि सनलाइट का यूज करो, तो अब सनलाइट का यूज करना है तो सनलाइट में जो क्या चीज लगती है, सोलर पैनल लगते हैं ऐसे जगह जगह। अब वो सोलर पैनल का खर्चा उठाना क्योंकि ये क्या है, अभी हम जब एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे ये इतने यूजर फ्रेंडली नहीं होते हैं, इनको लगाना एक अपने आप में बड़ा चैलेंज होता है, फिर मेंटेन करना एक चैलेंज होता है। तो अब उतना खर्चा बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए तो अगर सस्ते पड़ते, आसानी से यूज करने वाले होते तो हर कोई कर लेता। इसलिए इनसे बोल रहे हैं, जो डेवलप कंट्री है उनसे बोला कि आप इन्वेस्ट करो, जो डेवलपिंग कंट्री है उनमें आप अपना पैसा लगाओ। अब ये आप लगाओगे कुछ, जो भी डेवलप मतलब कुछ ना कुछ तो फिर बेनिफिट होता है ना, जो बेनिफिट होगा उसका आपको जो भी लाभांश होगा, जो भी मतलब एक बेनिफिट में एक डिसाइड कर लेते हैं ना, जैसे कि इतना हिस्सा आपका 40 और 60 की पार्टनरशिप कर ली, 40 आपके 60 मेरे, इस टाइप की कई लोग पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो वैसा कि आप इन्वेस्टमेंट करो, आपको बेनिफिट होगा उससे, ये चीज यहाँ पे कही गई। और संयुक्त कार्यान्वयन JI CDM के समान है, लेकिन CDM मतलब ये इसके ऊपर वाले के जैसा है, लेकिन यह अन्य विकसित देशों में परियोजनाओं को शामिल करता है। अन्य विकसित देशों में, ये तो क्या बोल रहे हैं कि विकासशील में करो आप, और ये एक दूसरे में भी कर सकते हैं, मतलब जो डेवलप्ड कंट्री है वो भी एक दूसरे में फिर ऐसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और क्या है इसमें, पालन तंत्र मतलब कंप्लायंस मैकेनिज्म। क्योटो प्रोटोकॉल ने उत्सर्जन की निगरानी और प्रतिवेदन, साथ ही उन देशों के लिए प्रतिक्रियाएं निर्धारित की हैं जो अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं करते हैं के लिए परिणाम, पता नहीं कैसी हिंदी है ये। द क्योटो प्रोटोकॉल आउटलाइंस प्रोड्यूसर फॉर मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग इमिशन एज वेल एज consequence for countries that fail to meet their targets। कुल मिला के हमने एक 17 नंबर का क्या है हमारा, नहीं 16 नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है हमारा गोल, बताइए। पीस, स्ट्रॉन्ग पीस, जस्टिफाई, और मतलब जस्टिफाई के साथ में फिर क्या, कुछ बॉडीज बनानी पड़ेंगी ना, न्याय की कुछ संस्थाएं या कुछ भी एक निगरानी करने के लिए एक जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा रहा है, उसकी बात है कि यहाँ पे इन पे निगरानी भी रखी जाएगी कि जिनको बोला है, पालन का मतलब यहाँ पे होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन को मान रहे कि नहीं, नियम का पालन कर रहे कि नहीं। हम नियम पढ़ते हैं, जो बनाए गए हैं नियम उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका ध्यान यहाँ पे रखा जाना है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ एक कमेटी बनाई जाएगी, लोग काम करेंगे, उसमें देखेंगे कि जो जिन कंट्री को बोला है कि आप इतनी कमी करो, वो कमी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फिर उस पे काम करेंगे, उस पे बात होगी। क्योटो प्रोटोकॉल ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संघर्ष में अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व किया है। हालांकि इसने वर्षों के दौरान आलोचना और चुनौतियों का सामना किया है। इसमें ये हिंदी बहुत खराब लग रही है पढ़ने में, देखने में, सब में, लेकिन लाया जानबूझ के जा रहा है इसको, क्योंकि एग्जाम में इतनी ही खराब और इससे भी खराब हिंदी आपको दिखेगी, तो कम से कम आपकी आंखों से होके गुजरी है तो थोड़ा सा अजीब सा नहीं लगेगा, पर पता रहेगा कि हाँ ऐसे ही होती है ये। साथ में इंग्लिश भी है तो आप वो भी देख लेंगे।
इसमें से एक प्रमुख, कहाँ गया, इसमें से एक प्रमुख आलोचना यह है कि यह केवल विकसित देशों को उत्सर्जन कमी के लक्ष्यों से बांधता है, जो अब वैश्विक उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान करता है। ठीक है, क्या है इसका मतलब, कुछ समझ में आया? इंग्लिश भी पढ़ते हैं। द क्योटो प्रोटोकॉल रिस्पॉन्स represented a significant step in international efforts to address climate change. Although it has faced climate criticism and challenges over the year, one of the major criticism is that it only binds developed countries to emission reduced targets, excluding developing countries that are now significant contributes to global emission। मतलब सरल शब्दों में ये है कि अभी तलवार किसकी गर्दन पे रखी है, डेवलप्ड कंट्री की, उनके पे तलवार रखी है कि आपको करना ही है, और जो डेवलपिंग कंट्री है उनके पे नहीं रखी, उनको छूट दे दी है। क्यों? क्योंकि बेचारे गरीब हैं, वैसे ही वो क्या उत्सर्जन करेंगे, तो पैसे ही नहीं है तो पेट्रोल कहाँ से जलाएंगे। पता है कि जो जिनके पास नहीं है वो कहाँ से उत्पादन करेगा, उत्सर्जन करेगा, जिसके पास है वही तो करेगा। इसलिए जिसके पास है उसी को बोला है कि ध्यान रखो, कंट्रोल करो, और इनको छूट दे दिए। यही है इस कहानी का सारांश। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के उद्देश्य से बनाई गई है। अब वैश्विक जलवायु परिवर्तन क्या है? वर्ल्ड लेवल का जो क्लाइमेट चेंज है। क्यों हो रहा है क्लाइमेट चेंज? जो भी प्रदूषण है या प्रदूषक हैं उनकी वजह से हो रहा है। पहले कभी हर सीजन डिसाइड था, अब क्या हो रहा है, संक्रमण। आजकल बहुत जोक चल रहा है ना एक व्हाट्सएप पे कि तीनों सीजन में क्या हो रहा है, कंपटीशन चल रहा है, घमासान चल रहा है। सर्दी बोल रही मैं जाऊंगी नहीं, गर्मी बोल रही मुझे आने दो, और इन दोनों के बीच में बारिश आ गई। चल रहा है ना ये, पढ़ा किसी ने अभी तक? आया किसी के सामने? लेकिन मैम चल तो यही रहा है। है ना, चल यही रहा है। तो बस वही है कि ये सब इसी के कारण है कि ये जो जलवायु परिवर्तन हो गया इसका परिणाम है ये। तो उस परिस्थिति का क्या करना है, सामना करना है, फेस करना है उसको, इसलिए बनाई गई है। ये 1997 में जापान के क्योटो में अधिकृत हुई थी और 2005 में प्रभावी हुई थी। मतलब इफेक्टिव कब से हुई? 2000। ये आ तो गई थी 1997 में, लेकिन इफेक्टिव कब से हुई? 2005 से। भैया बहुत सारे ईयर हैं, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, तो सबको बिल्कुल बिना टेबल के, 2 के टेबल की तरह जब तक लर्न नहीं करोगे तब तक आप मतलब परीक्षा में फिर बहुत परेशानी में। सब कुछ एक जैसा लगेगा कि हाँ ये पढ़ा है, गोलमाल हो जाएगा सब परीक्षा में। इसलिए बहुत अच्छे से सावधानी पूर्वक पहले टेबल बनाइए, 10 बार 12 बार, जिसको जैसे समझ में आए लिख के पढ़ के। फाइनली सबको अलग अलग, जैसे अलमीरा होती है उसमें क्या होते हैं, अलग अलग खाने होते हैं ना, ऐसे ही अपने मेमोरी में एक अलमीरा बनाइए, उसमें सबको एक एक लॉकर वो कर दीजिए अलॉट, एक एक लॉकर में रखिए सबको, ताकि मिलेंगे नहीं कोई, किसी का सामान किसी में नहीं जाएगा, सब अलग अलग रहेगा। चलो ये अब हम एक इसी का हिस्सा है ये। जैसे उसका बोला था मैंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ढूंढने के लिए, वैसे ये क्योटो। हाँ क्लास का टाइम हो गया है। हाँ नहीं बस पढ़ा नहीं रही हूँ मैं, बस आपको बता दे रही हूँ आपको क्या करना है, वो होमवर्क ही मैं दे रही हूँ। मैम कई टाइम मैम को लौटा रहे हैं, बस क्षमा कीजिए प्रीतिका मैम, बस 2 मिनट और लूंगी आपके, है ना? नहीं मैम कोई बात नहीं, आप ले लीजिए। हाँ, कॉप को हमको पढ़ना है। ये लास्ट क्वेश्चन आया था, किसी को याद हो? मैंने जब क्वेश्चन दिखाए थे अभी लास्ट बैच में क्वेश्चन आया था कि थर्ड जो कॉप था वो कहाँ पे हुआ था या कौन सी ईयर में, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। अभी तक जो हमने पढ़ लिया है ना, इसी में से पूरे 5 क्वेश्चन जो मैंने लास्ट एग्जाम जो अभी हुआ है दिसंबर वाला, 5 क्वेश्चन उसी में से आए थे, एक भी बाहर से नहीं आया। इतना मटेरियल आपने अगर ढंग से पढ़ लिया तो
कोई नहीं रोक पाएगा आपको। सारे क्वेश्चन, बस 2-1 लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे, बाकी फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे, सब चीजें। पिछले बार ये मैंने डिटेल में नहीं बताए थे, एक आध ही बताया था, लेकिन ये इस बार मैंने पूरी लिस्ट दी है इसकी आपको। ये 3rd से लेके ये पूरे 28 तक, 27 इसमें दिख रहे हैं, और ये ऑथेंटिक वेबसाइट से लिए हैं, जो कॉप की वेबसाइट है वहीं से लिए हैं ये 28। कम से कम, आप पूरे बीच के नहीं ध्यान रह पाते, नहीं याद हो रहे हैं, कम से कम फर्स्ट, यानी कि ये जो 3rd दिख रहा है ये आपको पता होना चाहिए। अब 3rd तो लास्ट टाइम पूछ लिया है, ज्यादा संभावना है इस बार इसके पूछे जाने की, ठीक है, कि जो 28 है वो कहाँ हुआ, क्या था उसमें, आप पढ़ लेंगे, इसमें कुछ ऐसा अलग से समझने वाला नहीं है, समझ में आ जाएगा। फिर भी कुछ रह जाता है जो आपको नहीं समझ में आता है, तो हम जो अगली क्लास करेंगे उसमें आप नोट करके रख लीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा, या मुझे पर्सनल मैसेज करके, या ग्रुप में भी पूछ लेंगे। ग्रुप में पूछेंगे तो सबका भला हो जाएगा, मैं बता दूंगी उसको कि क्या है। जैसे वो डाउट भेजे थे, ऐसे ये भी डाउट हमारे चल रहे हैं तो ग्रुप में भेज दूंगी मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में क्लास नहीं भी होती है तो डाउट वहां क्लियर कर लिया करो, ठीक है। ये पूरा 28 हमारा वो था। अब पेरिस सम्मेलन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये जितनी भी चीजें बची हैं वो अब हमको नेक्स्ट क्लास में जब भी हो पाएगी, एक क्लास और बची है आपकी मैक्सिमम, और आपका जो है एनवायरनमेंट कंप्लीट है। बाकी इस एनवायरनमेंट में अब कुछ नहीं बचा। अभी तक जो भी पढ़ा है वो सब समझ में आया? जी मैम। किसी को कोई